नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमपी टेट एग्ज़ाम स्टडी में चैनल में। पिछले वीडियो में हम 10 तक के क्वेश्चन अपन बाल विकास के प्रीवियस क्वेश्चन 2011 पेपर था, वहाँ 10 तक के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके थे। अब आज हम 11 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, जुंग महोदय के द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? कौन सा परीक्षण? शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? जुंग महोदय के द्वारा सर्वप्रथम जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी के लिए जो टेस्ट बनाया गया है जुंग महोदय के द्वारा, वो कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था 1910 में। जुंग महोदय के द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए वर्ष 1910 में शब्द संघ परीक्षण का निर्माण किया गया। इसमें 100 शब्दों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। तो ये इसकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई आँखों में अलग है, किसी की आँखें अलग हैं, किसी का कद वजन अलग है, तो इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो इसे हम शारीरिक भेद के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि ये शरीर के भेदभाव किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? आपको बताना है जो शिक्षा में जो पिछड़ापन है उसका कारण कौन सा नहीं है, कि व्यक्ति है जो शिक्षा में किस कारण से नहीं पिछड़ सकता है। देखो, परिवार की जो गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति है, तो उसके द्वारा यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो वो पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। विद्यालय का खराब वातावरण तो भी पिछड़ जाएगा। लेकिन जो परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये भी उसके लिए इफेक्ट करेगा। लेकिन जो परिवार का व्यवसाय है, तो हो सकता है कोई भी व्यवसाय, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो लेकिन ये परिवार का व्यवसाय इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 तक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो वह बालक जो अपनी काल अनुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है। जो अपनी काल अनुक्रमिक यानी उसी समय की आयु, माने उनकी जो समवयस्क आयु के बच्चों की आयु शिक्षा की कमी को दर्शाता है, तो उसे अपन कहते हैं क्या? तो उसे अपन कहते हैं पिछड़ा बालक। यानी कि जो 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं दो बालक, तो एक बच्चा उस आयु के सवालों को उस कक्षा के सवालों को हल कर लेता है, लेकिन दूसरा बालक है उसी कक्षा के सवालों को हल नहीं कर पाता है, तो दूसरे बालक को अपन पिछड़ा बालक की श्रेणी में मानेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। किसने कहा था कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है, सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण के द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए संबंध उत्पन्न होते हैं। तो ये कहा था स्किनर महोदय ने। इन्होंने कहा था कि मस्तिष्क के द्वारा संबंध को रूपांतरित करके नई वस्तु का सृजन करके उनके अंतः संबंधों का विकास करना एक शक्ति का पर्याय है। तो स्किनर महोदय ने कहा था, ये परिभाषा स्किनर महोदय सृजनात्मकता की ये स्किनर महोदय ने परिभाषा दी थी। अब आईपीसी का अर्थ है, तो ये फुल फॉर्म पूछ लिया गया है दोस्तों। तो कुछ प्रश्न फुल फॉर्म से भी संबंधित आ जाते हैं, जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव लर्निंग डिसऑर्डर। इसी प्रकार आईपीसी का ओसीडी एक अधिगम संबंधी विकार होता है। तो आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। यह भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा किए गए कुछ अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 में लागू हुई थी। जो धारा है आईपीसी 1962 में लागू कर दी गई थी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईपीसी का? इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके, यह कहलाती है क्या? यह कहलाती है श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। श्रेष्ठ स्मरण शक्ति कहलाती है वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें, उसे श्रेष्ठ स्मरण शक्ति कहते हैं। इस स्मृति को हम याद किए हुए तथ्यों का स्वतंत्र रूप से वास्तविक पुनः स्मरण कर सकते हैं, तथा हम जो कुछ याद करते हैं उसका हमें क्रमबद्ध ज्ञान हो जाता है। अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी
मानवतावादी थे। इन्हें मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। इन्होंने मानव मूल्यों, व्यक्तिगत वर्धन तथा आत्मनिर्देश पर विशेष बल दिया एवं कहा कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरक के द्वारा संगठित हो जाता है। किसने कहा था? अब्राहम मास्लो ने। अब इनमें से प्रश्न क्रमांक 19, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? आपको बताना है। वाटसन, स्किनर, पाला और लेविन। तो इनमें से जो वाटसन महोदय तो व्यवहारवादी हैं, वाटसन महोदय व्यवहारवादी हैं, लेकिन जे वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में बी एफ स्किनर हो गए, पावला हो गए, क्लार्क हल और टोलमैन। लेकिन जो कुर्ट लेविन है, कोफा और वोल्फगैंग कोहलर आदि गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं जी। जी वाले वैज्ञानिक हैं जो कुर्ट लेविन, कोफा, कोहलर, तो ये गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत माने जाते हैं। और स्किनर, इवन, पावला, हल और टोलमैन महोदय ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो जिंदगी की शुरुआत में बच्चा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अपने आप स्वयं बालक ज्ञान अर्जित करता जाता है, अर्थात सहज रूप से यानी प्राकृतिक रूप से ज्ञान अर्जित करता जाता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। निर्देश चिकित्सा, निर्देश चिकित्सा को बोलते हैं डायरेक्ट थेरेपी। किसने विकसित की? तो इस निर्देशात्मक चिकित्सा एक मनोविज्ञान के मनोचिकित्सात्मक दृष्टिकोण है जिसमें मनोचिकित्सक चिकित्सा के माध्यम चिकित्सा के पाठ्यक्रम को निर्देशित करता है। इस प्रकार की चिकित्सा के समर्थकों में बिली और एंड्रयू का नाम लिया जाता है, जबकि बिली और एंड्रयू अपने ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देश चिकित्सा और डायरेक्ट थेरेपी किसने विकसित की थी? बिली और एंड्रयू महोदय ने। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम की बात आए तो ये शुरू किया था फ्रायड महोदय ने। यदि विश्लेषणात्मक अकेला आ जाए, विश्लेषणात्मक परामर्श किसने दिया? तो अपन ऑप्शन नंबर बी यानी जुंग महोदय के द्वारा दिया गया था विश्लेषणात्मक उपागम, जबकि मनोविश्लेषणात्मक उपागम फ्रायड महोदय के द्वारा दिया गया था। मनुष्य की सामान्य चाहत व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य की सामान्य चाहत व इच्छाओं को अंतर्नोद का नाम दिया गया है। मनुष्य की अंतर्नोद क्या होता है? अंतर्नोद आवश्यकताओं पर आधारित एक संप्रत्यय होता है। जो प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती हैं। अंतर्नोद किसी आवश्यकता को पूरी करने या दूर करने के लिए, किसी प्रकार अथवा क्रिया करने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील करता है। आवश्यकता मूलतः शारीरिक होती है, जबकि अंतर्नोद व्यवहार से संबंधित होता है। अब्राहम मास्लो, मास्लो यानी अब्राहम मास्लो में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? अब्राहम मास्लो ने जो स्टेज बताई हैं, 8 स्टेज बताई हैं। सबसे पहले नंबर आती है कौन सी? शरीर की आवश्यकता आती है। शरीर की आवश्यकता के बाद में लेकिन उन्होंने पूछा अंतिम चरण, तो अंतिम चरण में ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे बाद में व्यक्ति को आत्मबोध की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो देखें आप इसमें कितनी इनकी सबसे पहले नंबर कौन सी आती है? जैविकीय मांग यानी जो शारीरिक मांग होता है। इसकी बात आती है सुरक्षा, यानी व्यक्ति अपनी समाज में एक घर आवास की सुरक्षा चाहता है। फिर उसमें सामाजिक मांग, उसका मान सम्मान बढ़े, सामाजिक मांग। तो सबसे ऊपर आती है आत्म अनुभूति या आत्मबोध। तो वो अपना सर्वस्व वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। जैसे कि इसके अंतर्गत जैसे कोई श्रेष्ठ महान व्यक्ति जैसे मोदी है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका सर्वस्व सभी जगह इनका कीर्तिमान स्थापित हो गया है। तो इनकी आत्मबोध की इनको आत्मबोध की प्राप्ति हो गई है। अब प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उसको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। इसमें व्यक्ति स्वयं के प्रयास के द्वारा कर रहा है, तो इसका सही आंसर माना जाएगा सी, क्योंकि वो स्वयं अभिप्रेरित है, तभी तो वो स्वयं के प्रयास कर रहा है। यदि अभिप्रेरित नहीं होता तो वह परामर्श के द्वारा काम करता। तो इसकी विकसित करता के बाद मैं समझ सकता कि इसमें मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन किसी बुक्स में मैंने अभिप्रेरणा पढ़ा था। तो मार्गदर्शन वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, उसकी विकसित करता है कि वातावरण में समाज हो सके। मार्गदर्शन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं को समझकर अपनी समस्या को समाधान करने की स्थिति में आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं कन्फर्म कर लूँगा, लेकिन फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, मार्गदर्शन। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अभ्यास में परिवर्तन परिणाम यानी परिवर्तन, अभ्यास का जो परिवर्तन होता है स्थायी परिवर्तन, तो उसे हम अभी अधिगम की संज्ञा में रखते हैं।
लेकिन किम्बले महोदय ने एक परिभाषा दी है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार की क्षमता में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किसने दी है परिभाषा? किम्बले महोदय। ना पाते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। सिफेलोकोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है? सिफेलोकोडल, सा सरवती वाला सहारा, तो सा से माने सिर, सिर से पैर की ओर, इसका सही आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। जबकि प्रोक्सी, इसको इसका एक नाम और है मस्तकाधोमुखी, लेकिन जो प्रोक्सीमो डिस्टल होता है वो होता है केंद्र से परिधि की ओर। याद रखना कि जो प्रोक्सीमो डिस्टल होता है वो केंद्र से परिधि की ओर, उसी को बोलते हैं पास से दूर, यानी समीप से दूर का सिद्धांत। तो एक होता है सेफेलोकोडल यानी सिर से पैर की ओर, एक होता है प्रोक्सीमो डिस्टल यानी कि केंद्र से परिधि की ओर या समीप से दूर। जो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है उसमें यानी जो अपने हृदय का विकास पहले होता है, फिर उसमें पैर और सिर, इसका विकास बाद में होता है, यानी केंद्र से परिधि, परिधि है दूर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 पर। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भधारण किया उससे बालक के जन्म तक की अवधि को कहा जाता है प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर माना जाएगा। तो जब स्त्री ने गर्भधारण किया और फिर बालक का जन्म हो गया तो प्रसव के पूर्व से लेकर के प्रसव तक की अवस्था, जन्म के पूर्व की काल अवधि बोली जाएंगे उसकी। तो ऑप्शन, अब इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 29 में। जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। तो इसमें क्या की बात करी गई? इंद्रियों के प्रयोग की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं ये, ठीक है। तो 0 से 2 वर्ष तक की बालक में इंद्रिय अवस्था पाई जाती है, इंग्लिश में सेंसोमीटर स्टेज बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 30। रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन विधि है, किसने निर्मित किया? तो रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट को अपन संस्कृति मुक्त परीक्षण भी बोलते हैं, भी ध्यान रखना। किसने निर्मित किया था? तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि रोरसा यानी हरमन रोरसा ने इसको विकसित किया है। ठीक, एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है। कौन सी विधि है? ये पर्सनालिटी टेस्ट करने की विधि है, ना कि बुद्धिमापन की विधि। ठीक, तो यह एक प्रक्षेपी विधि है। और रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से इनमें एक प्रत्येक पर एक इंक ब्लास्ट मैंने स्याही के द्वारा चित्र बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। मैं एक फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी MP वर्ग 3 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जो भी उसमें गलतियाँ होती हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।